वेलकम 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 मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। और आज फिर से अमित प्रियदर्शी आपके सामने है एक नए चैप्टर को लेके सेल बायोलॉजी में। और ये चैप्टर सेल बायोलॉजी में टॉपिक है आज का सेल मेम्ब्रेन। हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल बायोलॉजी में हम लोगों ने साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पूरा पढ़ लिया था और यूकैरियोटिक सेल भी स्टार्ट कर चुके थे, फिर रिवाइंड नहीं करेंगे। यूकैरियोटिक सेल में हम लोगों ने सेल वॉल पढ़ लिया था, याद कीजिए। सेल वॉल काफी एक्सटेंसिव पढ़ा था, काफी इंटरेस्टिंग है। आप ध्यान से लेक्चर को देखें, समझें, क्वेश्चंस को करें, बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और आज का लेक्चर जो है ये है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके बारे में आपको पता है डिस्कवर्ड बाय स्वॉन। स्वॉन ने डिस्कवर किया था, जिन्होंने सेल थ्योरी दिया था वही स्वॉन हैं जिन्होंने बताया था कि एनिमल सेल्स आर लाइंड बाय थिन मेम्ब्रेन लैकिंग सेल वॉल। याद आया? तो स्वॉन है डिस्कवरर सेल मेम्ब्रेन के। हाउएवर ही गिव द नेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उन्होंने क्या नाम दिया है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेटर ऑन नेगली क्रैमर कॉइन्ड द टर्म सेल मेम्ब्रेन। समझा आपने? सेल मेम्ब्रेन बहुत पॉपुलर है, कॉमन है, जिसको दिया है किसने? नेगली क्रैमर ने। बट इनिशियली इट वाज डिस्कवर्ड एंड नेम्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय स्वॉन। समझा आपने? ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ें तो सेल मेम्ब्रेन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग है। मतलब ऐसा कोई भी सेल नहीं है जिसमें सेल मेम्ब्रेन ना हो, ये यूनिवर्सली प्रेजेंट है। ये एक आइडेंटिटी देता है, डिमार्केशन देता है, सेल की बाउंड्री बनाता है। इसलिए सेल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सेल के एग्जिस्टेंस के लिए, फंक्शन के लिए भी, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, ऐसे तो वैरायटी ऑफ सेल्स हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में, और वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं, फिर यूनिसेल्ड हैं, मल्टी सेल हैं, ढेर सारे टाइप हैं, है ना। प्लांट हैं, एनिमल हैं, जो भी हैं। लेकिन अगर हम लोग सेल मेम्ब्रेन की अगर हम लोग बात करें तो मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडीड मेम्ब्रेन इज आरबीसी मेम्ब्रेन, एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन। एरिथ्रोसाइट समझते हैं? एरिथ्रोसाइट क्या है? आरबीसी। सबसे ज्यादा जिस मेम्ब्रेन के बारे में जानकारी है या पढ़ा गया वो है आरबीसी मेम्ब्रेन, एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन, ठीक है। जिसमें देखा गया है कि अप्रॉक्स 52% प्रोटीन्स और 40% लिपिड होते हैं। जानते हैं कि ये जो कंपोजिशन परसेंटेज है, जो अभी हम लोगों ने बोला, कितना इंपॉर्टेंट होगा। आरबीसी में कितना परसेंट प्रोटीन होंगे? 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। लेकिन ये सेल टू सेल चेंज करेगा। कोई सेल है जो लिपिड प्रोड्यूसिंग है, या फिर मान लीजिए नर्व सेल हैं, तो इसमें लिपिड कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और प्रोटीन कंसंट्रेशन कम होगा। तो ये डिपेंड करेगा सेल टाइप पे। हर सेल टाइप में प्रोटीन लिपिड का कंसंट्रेशन वैरी करता रहेगा। लेकिन आरबीसी मेम्ब्रेन पे कितना है? 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड, विच इज द मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडीड मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो इसके इनिशियल इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ नया नहीं है, ये हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल में भी पढ़ा था। ये लिविंग है, डायनेमिक है, जिसमें हमेशा चेंज होता रहता है, रीजनरेटिव है, ठीक है। सिलेक्टिवली परमेबल है, ये सर्टेन चीज़ों को आने देगा विथ सिलेक्टिविटी, एंड डिफरेंट सब्सटेंस मूव विथ डिफरेंट रेट, ठीक है। और ये क्वासी फ्लूइड भी है। क्वासी फ्लूइड मतलब ये जेली जैसा है। ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो सेल मेम्ब्रेन में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मेम्ब्रेन मॉडल्स। सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है मेम्ब्रेन मॉडल्स। मेम्ब्रेन मॉडल, ढेर सारे मेम्ब्रेन मॉडल दिए गए हैं, लेकिन जो एक्सेप्टेड मॉडल है टिल डेट, अभी तक जो एक्सेप्टेड है और जो जिसके बाद कोई भी नया मॉडल नहीं आया है, वो है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम लोग मेम्ब्रेन मॉडल और मेम्ब्रेन के इवोल्यूशन को देखते हैं कि क्या क्या लोगों ने क्या क्या आइडिया दिया मेम्ब्रेन के एवोल्यूशन के बारे में, मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये सारा कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिपिड मोनोलेयर मॉडल। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? लिपिड मोनोलेयर मॉडल गिवन बाय ओवर्टन। ओवर्टन ने दिया लिपिड मोनोलेयर मॉडल। इनका कहना था कि सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लिपिड लेयर। क्या बताया उन्होंने? सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लिपिड लेयर। सिंगल लिपिड लेयर का बना होता है, जैसा हम लोग जानते हैं, सब लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन बस ठीक है। ये एक लिपिड है, फॉस्फोलिपिड है, और ये एक लेयर में अरेंज्ड है। यही था लिपिड मोनोलेयर मॉडल गिवन बाय ओवर्टन। डिस्कार्डेड। अगला लिपिड बायलेयर मॉडल। लिपिड बायलेयर मॉडल में गिवन बाय, किसने दिया लिपिड बायलेयर मॉडल? ये दिया गॉटर एंड ग्रेंडल ने। किसने दिया? गॉटर एंड ग्रेंडल। गॉटर एंड ग्रेंडल ने बताया कि नहीं, देयर शुड बी 2 लिपिड लेयर्स इन सेल मेम्ब्रेन।
देयर विल बी 2 लिपिड लेयर्स इन सेल मेम्ब्रेन। किसने कहा? गॉटर ग्रेंडल ने कहा। ये कौन सा मॉडल है? लिपिड बाइलेयर मॉडल। क्लियर है? मतलब ये साफ है कि इनिशियली किसी ने भी नहीं बताया था कि प्रोटीन भी होता है सेल मेम्ब्रेन में। हाँ, नॉर्मली हम लोग बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लाइपोप्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन, लेकिन ओवर्टन ने क्या बताया? लिपिड है और सिंगल लेयर में है। गॉटर ग्रेंडल ने बताया लिपिड है लेकिन 2 लेयर में है। आगे बढ़ते हैं, ये तीसरा मॉडल आ रहा है ट्राइलैमेलर मॉडल। ट्राइलैमेलर मॉडल, इसी का नाम है सैंडविच मॉडल, गिवन बाय डैनियली एंड डैप्सन। मतलब डैनियली डैप्सन ने सबसे पहले ये आइडिया दिया कि मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स भी होते हैं। तो क्या बताया, देखते हैं। इन्होंने बताया कि लिपिड बाइलेयर इज इनक्लोज्ड इनसाइड प्रोटीन लेयर्स फ्रॉम बोथ साइड जस्ट लाइक सैंडविच। जैसे सैंडविच में ब्रेड होता है, बीच में स्टफिंग होते हैं, इसी तरह इन्होंने बताया, डैनियली डैप्सन ने ट्राइलैमेलर मॉडल में बताया। क्या बताया? बताया कि ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, समझ रहे हैं? ये मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन में दोनों ओर प्रोटीन्स होते हैं और बीच में लिपिड बाइलेयर होता है, मतलब PLLP मॉडल भी कहलाए। तो किसका मॉडल है ये? डैनियली डैप्सन का मॉडल है। PLLP मॉडल, लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट एट द सेंटर एट द मीडियन पोजीशन एंड प्रोटीन्स आर प्रेजेंट एट बोथ साइड जस्ट लाइक सैंडविच। तो ये दिख रहा है ट्राइलैमेलर मॉडल गिवन बाय डैनियली एंड डैप्सन। इन्होंने और एडिशनल इसके थिकनेस के बारे में भी बताया। कुछ बुक लिखते हैं इसके अगले मॉडल में, कुछ बुक यहां भी लिखते हैं, कंफ्यूज ना हो। ये बताया अप्रॉक्स थिकनेस ऑफ दिस मेम्ब्रेन इज 75 एंगस्ट्रम, जिसमें उन्होंने बताया कि लिपिड का जो थिकनेस है ये 35 एंगस्ट्रम का है और दोनों ओर 20 एंगस्ट्रम के प्रोटीन लेयर्स होते हैं। तो ये मॉडल सामने है, ट्राइलैमेलर मॉडल। फोर्थ हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। देखिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि लिपिड के बारे में सबसे पहले ओवर्टन ने बताया और प्रोटीन होता है इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो डैनियली डैप्सन ने बताया कि प्रोटीन्स होते हैं मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में, ठीक है। आगे चल के यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट आया गिवन बाय रॉबर्टसन। किसने दिया? रॉबर्टसन। यूनिट मेम्ब्रेन नाम क्यों दिया इन्होंने? इनिशियली उन्होंने कहा कि ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, नॉट ओनली सेल मेम्ब्रेन। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का मतलब है सेल मेम्ब्रेन तो है ही, वैक्यूल का मेम्ब्रेन हो, गोल्जी का मेम्ब्रेन हो, ER का मेम्ब्रेन हो, ऑर्गेनल मेम्ब्रेन हो, मोर और लेस almost all biological membrane have same structure and composition, same structure और composition होते हैं। ये बताया किसने? रॉबर्टसन ने, so called unit membrane। समझा आपने यूनिट मेम्ब्रेन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि रॉबर्टसन ने बोला कि this structure composition is not confined to cell membrane only, similar composition structure is found in all biological membrane। तो ये बताया किसने? रॉबर्टसन ने। नाम कहलाया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। समझा? एडिशनली उन्होंने सबसे पहली बार कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस के बारे में बताया और इन्होंने ही बताया कि प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड आउटर प्रोटीन विल बी म्यूकोइड टाइप। क्या मतलब है समझना है, मैं ड्रॉ ही कर देता हूं फिर से, आप समझिए। इनके मॉडल के हिसाब से भी प्रोटीन बाहर था और लिपिड बाइलेयर थे। कौन सा मॉडल है ये? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल गिवन बाय रॉबर्टसन। ठीक है, दिखने में तो सिमिलर लग रहा है, बस वेट कीजिए, बस हो गया। ठीक है, अब देखिए यूनिट मेम्ब्रेन में एक तो कहा क्या इन्होंने कि सारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एक जैसे हैं। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस के बारे में बताया यहां से डायग्रामेटिक दिखा रहा हूं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर अटैच्ड टू द protein layer, so outer protein layer will be mucoid type, mucoid protein बताया, और inner layer will be non-mucoid। तो सबसे पहले प्रोटीन्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में किसने बताया कि मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट होता है और ये आउटर सरफेस पे होता है। तो क्या नाम देंगे? रॉबर्टसन, who proposed the unit membrane concept for model।
ठीक है, दिखने में ये काफ़ी ठीक लग रहा है कि ये मेम्ब्रेन आइडिया जो दिया गया है एकदम ठीक है, लेकिन एक्चुअल दिक्कत क्या थी कि जितने भी मेम्ब्रेन मॉडल दिए गए, दे फेल टू एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, डायनेमिसिटी और एंड फ्लूइड नेचर। ये मेम्ब्रेन कैसे डायनेमिक चेंजेबल है, कैसे मॉलिक्यूल्स का आना जाना होता है, ये कोई भी मेम्ब्रेन मॉडल बता नहीं पा रहा था। तो फाइनली ऑल मेम्ब्रेन मॉडल्स वेर डिस्कार्डेड एंड इन 1972 टू साइंटिस्ट H.J. Singer and G.N. Nicholson proposed the accepted model for cell membrane, that is फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। समझा आपने, ये सारे मेम्ब्रेन मॉडल कोई भी ट्रांसपोर्ट और मेम्ब्रेन के डायनेमिक नेचर को, परमेबिलिटी के बारे में बता नहीं पा रहे थे, तो फाइनली डिस्कार्ड कर दिए गए। और 1972 में H.J. सिंगर और G.L. निकोलसन ने एक्सेप्टेड मेम्ब्रेन मॉडल दिया, दैट इज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, द एक्सेप्टेड मॉडल फॉर सेल मेम्ब्रेन, जिसमें उनका क्या स्टेटमेंट था? दे कंपेयर्ड सेल मेम्ब्रेन एज प्रोटीन आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। उन्होंने कहा कि मेम्ब्रेन कैसा है, तो जैसे पानी में आइसबर्ग्स तैरते हैं, ओशन में आइसबर्ग्स, बर्फ तैरता रहता, उसी तरह प्रोटीन्स हैं जो लिपिड बायलेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इन रैंडम मैनर इन मोज़ैक फैशन। जहां तहां प्रोटीन्स इधर उधर बिखरे पड़े हैं, किसमें? फॉस्फोलिपिड के लेयर में। यही कहलाया फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। किसने दिया? H.J. सिंगर, G.N. निकोलसन ने। और क्या कहा उन्होंने? दे कंपेयर्ड मेम्ब्रेन एज प्रोटीन आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, दैट इज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। चलिए, लेट्स कम टू द मेम्ब्रेन मॉडल। लिपिड मोनोलेयर मॉडल बाय ओवरटन, लिपिड बायलेयर मॉडल बाय गॉटर ग्रेंडल, ट्राइलैमेलर मॉडल बाय डेनियल डैप्सन, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बाय रॉबर्टसन एंड फ्लूइड मोज़ैक मॉडल गिवन बाय H.J. सिंगर एंड G.L. निकोलसन। Accepted model for cell membrane, they compared cell membrane as protein iceberg floating in the sea of phospholipid, and membrane does not have a uniform disposition of lipids and protein, instead a mosaic of the two. मोज़ैक फैशन, मोज़ैक समझते हैं घर में जैसे पत्थर को सजाया जाता है, यह एक हैफजार्ड मैनर में, उसी तरह यहाँ लिपिड प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं एंटायरली इन द सेल मेम्ब्रेन। यही है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। और इन्होंने बताया द क्वासी फ्लूइड नेचर इज शोन बाय द फेनोमेना ऑफ क्वासी फ्लूइड नेचर। ये जेली लाइक है, ये सॉलिड नहीं है, तो मेम्ब्रेन का सेल का ग्रो करना, रिपेयर करना, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ट्रांसपोर्ट को मीडिएट करना, फ्यूजन, सेल फ्यूजन में हेल्प करना, ये सारे फेनोमेना मेम्ब्रेन के क्वासी फ्लूइड नेचर को सपोर्ट करते हैं और प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया, हम लोगों ने मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में पढ़ लिया है। और आपके सामने ये फिगर है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, ये सामने है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। चलिए अब देखते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। केमिकल कंपोजिशन में देखते हैं तो जैसा कि अब हम लोगों ने बात किया कि सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लाइपोप्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन, बट अपार्ट फ्रॉम लिपिड एंड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो फॉर्म। और क्या क्या है? तो वाटर भी प्रेजेंट होता है, मिनरल्स भी होते हैं। अप्रॉक्स कंपोजिशन अगर देखें तो प्रोटीन 20 to 70%, लिपिड्स 20 to 79%, कार्बोहाइड्रेट 1 to 5%, वाटर 20% तक, और मिनरल्स क्या होंगे? ट्रेसेस में होंगे। ठीक है, तो एक एक करके अभी हम लोग तीनों पढ़ेंगे। मेन हेडिंग में मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, लेट्स कम टू मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को। देखिए, मेम्ब्रेन प्रोटीन को हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं। सबसे पहला पैरामीटर है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन में बी ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह के होंगे। क्या क्या? पहला टाइप स्ट्रक्चरल, जो स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर रहे हैं। अरे यार, ये पूरा लेयर है, एक लेयर है तो स्ट्रक्चर बनाना है, सपोर्ट करना है, तो सपोज दिस इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन प्रोटीन्स में बी ऑफ 3 टाइप। फर्स्ट टाइप इज स्ट्रक्चरल विच गिव स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल मेम्ब्रेन, दैट्स इट। ठीक है, दूसरा अगर बात करें हम लोग तो दैट इज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, मतलब प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने चैनल बनाया है, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये पोर है, पोर के थ्रू मॉलिक्यूल्स का आना जाना हो सकता है, या कोई ट्रांसपोर्टर पढ़ेंगे आगे। तो ये ऐसा प्रोटीन जो मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन के आर पार कराने में हेल्प करता है, दे आर कॉल्ड ट्रांसपोर्ट और कैरियर प्रोटीन। ठीक है, तो दूसरा फंक्शन हुआ, फंक्शन के बेस दूसरा टाइप हुआ। एंड थर्ड वन इज एंजाइमेटिक और कैटालाइटिक। ठीक है, जानते हैं ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन विद द एक्सेप्शन ऑफ राइबोजाइम। ठीक है, लेकिन एंजाइम्स मोस्टली प्रोटीन एंजाइम होते हैं, और यहां पर कुछ प्रोटीन है जो स्ट्रक्चरल हैं एज वेल एज दे परफॉर्म एंजाइमेटिक एक्शन।
ठीक है। तो स्ट्रक्चरल एज वेल एज एंजाइमेटिक तो हम लोग बोलेंगे कैटालाइटिक प्रोटीन्स, और 30 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स आर एसोसिएटेड विद सेल मेम्ब्रेन। देखा गया 30 डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्टली इंटैक्ट होते हैं, अटैच्ड होते हैं, एंड दे परफॉर्म मेटाबॉलिक और रिएक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ proteins distributed in cell membrane. First one is structural, second is carrier or transport protein, and third one is catalytic और enzymatic protein. आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रोटीन जो सिंगर निकोल्सन मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट थीम है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। समझना, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मतलब क्या है। बताया गया कि सेल मेम्ब्रेन से प्रोटीन को निकाला जा सकता है, मतलब प्रोटीन एक्सट्रैक्शन इज पॉसिबल फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन यूजिंग सर्टेन डिटर्जेंट, जैसे एसडीएस है, ट्राइटोन एक्सेंड्रिड है, कुछ केमिकल्स होते हैं जिनके यूज करने पे मेम्ब्रेन रप्चर हो सकता है और उससे प्रोटीन हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। समझा आपने। डिटर्जेंट्स आर यूजफुल टू एक्सट्रैक्ट प्रोटीन फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन को तोड़कर प्रोटीन को निकाला जा सकता है। पक्का? ठीक है। तो कितनी आसानी से कोई प्रोटीन निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, इसी के बेसिस पे 2 तरह के प्रोटीन बनाए गए हैं। फर्स्ट वन इज एक्सट्रिंसिक एंड सेकंड वन इज इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो देखते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। देखिए तो यार एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ये ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो बाहर सरफेस पे होगा। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट बोथ सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, बोथ सरफेसेस ऑफ मेम्ब्रेन, दोनों और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होंगे। एक्सट्रिंसिक नाम क्यों पड़ा है? एक्सट्रिंसिक का ही दूसरा नाम पेरिफेरल प्रोटीन्स है। दे कैन इजिली बी डिसलॉज्ड और रिमूव्ड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन विदाउट डिसरप्टिंग इट, मतलब मेम्ब्रेन को बिना तोड़े जिस प्रोटीन को हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, जिसको हटाने से मेम्ब्रेन रप्चर ना हो, वो होता है एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन। परसेंटेज वाइज देखें तो 30% ऑफ द टोटल प्रोटीन होता है एक्सट्रिंसिक। कुछ प्रोटीन्स का एग्जाम्पल नाम याद करके रखें, जैसे स्पेक्ट्रीन है, ठीक है, स्पेक्ट्रीन है, और भी यहाँ पे हमने लिखा है एक्टिन है, प्रोटीन का सी है। दीज आर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। और याद रखने वाली बात ये भी है, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स आर मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड एट इनर सरफेस, दैट इज साइटोसोलिक फेज। अगर यहाँ साइटोप्लाज्म है तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स का देखिए, मैंने भी बनाया है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, देखिए 2 दिखा रहे हैं, यहाँ 1 दिखा रहे हैं। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स आर मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड एट द साइटोसोलिक फेज, इनर सरफेस। आया समझ में? नाम है एक्सट्रिंसिक, लेकिन मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड एट आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड कैन इजिली बी डिसलॉज्ड विदाउट डिसरप्टिंग मेम्ब्रेन। समझा? दूसरा टाइप है इंटीग्रल प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, जिसको हटाने से मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए, ठीक है, जिसको हटाने से मेम्ब्रेन टूट जाए, ऐसे प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन। अब इंट्रिंसिक प्रोटीन 2 तरह के होंगे, यहां ध्यान दीजिए, ये आई से लिखा है इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये भी इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये भी इंट्रिंसिक प्रोटीन। वी कैन सी हियर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन मेनली। फर्स्ट टाइप इज पार्शियली एम्बेडेड एंड सेकंड वन इज कंप्लीटली एम्बेडेड। दिख रहा है ये दोनों लिपिड बायलेयर में स्पैनिंग है, पूरा का पूरा है, और ये आधा है। ये पार्शियली एम्बेडेड, ये कंप्लीटली एम्बेडेड। मतलब इंटीग्रल प्रोटीन में भी 2 टाइप, पार्शियली एम्बेडेड एंड कंप्लीटली एम्बेडेड, ठीक है। और इंट्रिंसिक प्रोटीन को अगर हम लोग देखें तो जो कंप्लीटली एम्बेडेड है उनको ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। कंप्लीटली एम्बेडेड इंटीग्रल प्रोटीन्स आर कॉल्ड ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। समझा? मतलब ये भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। क्लियर? लेकिन आप देख सकते हैं यहां पर हमने सिंबॉलिक, यहां पर हम लगे ये इंट्रिंसिक है, ट्रांसमेम्ब्रेन है, ये भी इंट्रिंसिक है, ट्रांसमेम्ब्रेन है, लेकिन इसमें दिखाया है कि इसमें पोर है, इसके थ्रू मॉलिक्यूल्स आ जा सकते हैं, ठीक है। तो some intrinsic protein, transmembrane protein have pores for the movement of substances, they are called channels or tunnels। समझा? जैसे ये intrinsic तो है ही, साथ में इनको हम लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बताइए? टनल और चैनल प्रोटीन। क्या है ये? टनल और चैनल प्रोटीन। इट इज इंट्रिंसिक बट नॉट टनल और चैनल। तो ये हम लोगों ने पढ़ा एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में। इंट्रिंसिक प्रोटीन ऑब्वियस है, एक्सट्रिंसिक 30%, इंट्रिंसिक प्रोटीन का कंट्रीब्यूशन 70% होगा। ग्लाइकोफोरीन है, बैंड 3 हैं, ये सब डिफरेंट टाइप है। और एक्वापोरीन पढ़ेंगे, वाटर चैनल्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, ये सब एग्जांपल हैं किसके? इंट्रिंसिक प्रोटीन के। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। प्रोटीन रिमूवल विल कॉज मेम्ब्रेन रप्चर, 70% है। कंप्लीटली एम्बेडेड हो सकता है, पार्शियली एम्बेडेड हो सकता है, चैनल हो सकता है। लेट्स कम टू मेम्ब्रेन लिपिड्स।
after discussing membrane proteins, we have to study membrane lipids. Variety of lipids are found in cell membrane. But basically, lipids can be classified into three main groups which take part in the formation of cell membrane. They are phospholipid, sterols and glycolipid. ठीक है, तो तीन मेन ग्रुप हैं, फॉस्फोलिपिड, स्टेरॉल और ग्लाइकोलिपिड. लेट्स कम टू फॉस्फोलिपिड. फॉस्फेट प्लस लिपिड, लिपिड कंटेनिंग फॉस्फेट. ठीक है, फॉस्फेट है, ठीक, अच्छी बात है. अब अगेन देखिए क्या नेचर है, कैसे फॉर्मेशन होगा, क्या है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे. वेट कीजिए, बायोकेमिस्ट्री में, बायोमॉलिक्यूल्स में, जो कि जल्दी मैं प्लान कर रहा हूँ स्टार्ट करने का, तो थोड़ा सा वेट करना है. यहाँ पे नहीं बता सकते हैं, वेट करना होगा या आपने पढ़ा होगा तो इजीली समझ पाएंगे. तो फॉस्फोलिपिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स. फर्स्ट वन इज ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड एंड सेकेंड इज स्फिंगोलिपिड. दो मेन टाइप हैं. ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में ग्लिसरोल का इन्वॉल्वमेंट होता है, ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल, और स्फिंगोलिपिड में स्फिंगोसाइन का इन्वॉल्वमेंट होता है. समझना है, स्फिंगोसाइन एमिनो अल्कोहल है, ग्लिसरोल ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल है. मतलब बेसिक डिफरेंस यही है कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में ग्लिसरोल होगा, स्फिंगोलिपिड में नहीं होगा. क्लियर है? ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड ज़्यादा यूजुअल है, कॉमन है, यूनिवर्सल भी कह सकते हैं कि ज़्यादातर चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे कोई भी सेल टाइप हो, सब में ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड होंगे. स्फिंगोलिपिड हो भी सकते हैं और नहीं भी सेल टाइप पे. समझा आपने? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स which take part in the formation of cell membrane are लेसिथीन एंड सेफलिन. दो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए. कौन कौन? दो इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड का नाम बताओ, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का नाम बताओ जो सेल मेम्ब्रेन में होते हैं. तो दे आर लेसिथीन एंड सेफलिन. लेसिथीन का बायोकेमिकल नेम है फॉस्फेटिडाइल कोलिन और सेफलिन है फॉस्फेटिडाइल एथेनोलेमिन. दो हैं. ठीक है, क्या है, कैसे बनता है, ये सब हम लोग बायोमॉलिक्यूल में पढ़ेंगे, अभी नहीं. ठीक है, तो दो है. अब किसी भी फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोलिपिड की बात करें, मतलब इंक्लूडिंग बोथ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड एंड स्फिंगोलिपिड, देयर विल बी अ पोलर हेड. एक पोलर हेड होता है. ये देखिए यहाँ पे सिंबॉलिक दिखा है पोलर हेड कैसे बनता है, ये फिर बायोमॉलिक्यूल में पढ़ेंगे. यहाँ देखें, ये पोलर हेड है और दो हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल्स होते हैं. ये फिगर में डायग्रामेटिक दिखाया जा रहा है. ये पोलर है, हाइड्रोफिलिक हेड है, और ये नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल है. हाइड्रोफिलिक पार्ट विच शोज इट्स एफिनिटी विथ वाटर, जो वाटर के साथ एफिनिटी शो करता है, वाटर की ओर मूव करता है, वो हाइड्रोफिलिक है. और जो वाटर को रिपेल करता है, हाइड्रोफोबिक, रिपेलिंग वाटर, मूव अवे फ्रॉम द वाटर, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक. तो किसी भी फॉस्फोलिपिड में दो पार्ट होते हैं, एक पोलर हेड होता है, दूसरा और नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल होता है. ठीक है, अब समझना है कि ये जो फॉस्फोलिपिड है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन और मूवमेंट परफॉर्म करते रहते हैं सेल मेम्ब्रेन में. स्टैटिक नहीं है, समझना है. ठीक है, प्रोटीन्स भी मूवमेंट करते थे, लैटरल मूवमेंट करते हैं, रोटेशनल मूवमेंट करते हैं, लेकिन लिपिड्स बड़ा एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ मूवमेंट कर रहा है. ध्यान देते हैं, ये देखिए, अगर ये फॉस्फोलिपिड हमने बनाया और ये हाइड्रोफोबिक टेल बनाया, और सिर्फ हाइड्रोफोबिक टेल ये टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सियन मूवमेंट. दैट इज फ्लेक्सियन मूवमेंट. समझा आपने? जिस सिर्फ ये सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको, सिर्फ लिपिड बाइलेयर यहाँ पे दिखा रहे हैं हम लोग, और इसमें जब ये हाइड्रोफोबिक टेल्स बट ट्रू एंड फ्रो अगर मूव करता है, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सियन मूवमेंट. और जब पूरा का पूरा फॉस्फोलिपिड रोटेट करता है, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मूवमेंट. क्लियर? अब देखिए, जैसा हम लोगों ने फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के फिगर में देखा था कि देयर आर टू लीफलेट्स ऑफ लिपिड एज लिपिड बाइलेयर. बाइलेयर है, दो लीफलेट है, ये अपर लीफलेट, ये लोअर लीफलेट. अपर लीफलेट, लोअर लीफलेट दिख रहा है, लिपिड बाइलेयर. क्लियर है? अब समटाइम्स when phospholipid changes its position within same leaflet, that is called lateral movement. समझा आपने? ये phospholipid है, यहां से यहां आ गया, that is called lateral movement. मतलब movement of phospholipid within same leaflet is called lateral movement. ठीक है? और last one which is very important, ये है flip flop movement, transbilayer movement. क्या है? When phospholipid changes its leaflet, move from one leaflet to another leaflet, that is called flip-flop movement. क्या कहलाएगा? Flip-flop movement, transbilayer movement, and usually it is mediated by an enzyme that is flippage. याद रहेगा, ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट के लिए एक एंजाइम होता है, फ्लिपेज होता है, जो एक लीफलेट से दूसरे लीफलेट में फॉस्फोलिपिड के जाने में मदद करता है. मतलब लिपिड मोबिलिटी और मूवमेंट शो करते हैं, पक्का. लेकिन ध्यान रखना है,
प्रोटीन्स भी कभी कभार रोटेशनल या लैटरल मूवमेंट करते हैं, बट प्रोटीन्स नेवर शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन्स नेवर शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। याद रहेगा, प्रोटीन्स नेवर शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोगों ने बात किया क्या कि फॉस्फोलिपिड्स कैसे मूवमेंट शो करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे ये डिफरेंट फॉस्फोलिपिड अलग अलग वेरिएबल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, लाइक माइसीली, लाइपोसोम, lipid bilayer, and finally cell membrane. After discussing phospholipid movement, we have to study what are the forces behind formation of cell membrane. सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा ये मान के चलें कि एवोल्यूशन हो रहा था तो ये बना होगा। ठीक है, फॉस्फोलिपिड का ही एक कैटेगरी है, सब कैटेगरी कहें तो लाइसोफॉस्फोलिपिड है, इन विच सिंगल हाइड्रोफोबिक टेल इज फाउंड। When it is dipped inside water, what will happen? देखते हैं इस लाइसोफॉस्फोलिपिड, बहुत सारे लाइसोफॉस्फोलिपिड को जब पानी में डाला जाता है तो क्या होता है, दे स्टार्ट एग्रीगेटिंग। क्यों एग्रीगेट करना शुरू करता है? क्योंकि इसमें आधा पार्ट ये हेड पोलर है और ये नॉन पोलर पार्ट है, वाटर पोलर सब्सटेंस है, एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट टेंड टू मूव अवे फ्रॉम पोलर सॉल्यूशन, पोलर सॉल्वेंट, and then they aggregate together. This interaction is called hydrophobic interaction. We can see यहाँ देखिए ये रेड वाला जो हाइड्रोफोबिक टेल है ये सारे एग्रीगेट हो चुके हैं, एक्सपोजिंग देयर पोलर पार्ट टुवर्ड्स वाटर। देख रहे हैं ये पोलर हेड है, ये वाटर की ओर है, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है उसको छुपा लिया गया है कहाँ, अंदर में। सच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड माइसीली। देखिए माइसीली का बहुत लेना देना नहीं है अभी सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है, बस एक क्वेश्चन के लिए बता दिया। कभी कभार ये क्वेश्चन होता है टेस्ट सीरीज में कि इनसाइड माइसीली एक्वस कंपार्टमेंट इज प्रेजेंट और नॉट, तो हमेशा कहेंगे इनसाइड माइसीली दो देयर इज नो एक्वस कंपार्टमेंट। ठीक है, बस इतना ही, बस आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं, अपना जो मेन टारगेट है वो है फॉस्फोलिपिड। If phospholipids are dipped inside water, what will happen? So similarly, hydrophobic parts, that is tail, move away from water and try to clump together due to hydrophobic interaction or van der Waals interaction also. समझना है। देखिए तो ये फॉस्फोलिपिड, बहुत सारे फॉस्फोलिपिड को पानी में डाल देंगे तो क्या होगा, ये सब एक साथ आना चाहेंगे, एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट टेंड टू मिनिमाइज देयर एक्सपोजर टुवर्ड्स वाटर। इधर भी वाटर है, ठीक है, पोलर है, तो पोलर पार्ट्स आर एक्सपोज टुवर्ड्स वाटर एंड नॉन पोलर पार्ट्स मूव अवे फ्रॉम वाटर। दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ये दिख रहे हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा यही है लिपिड बाइलेयर। समझा आपने? लिपिड बाइलेयर फॉर्मेशन में, मतलब सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में कौन सा मेन इंटरेक्शन है, कोवेलेंट इंटरेक्शन या नॉन कोवेलेंट? नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। उसमें भी पहले नंबर पे कौन है, तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। मतलब सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन इज मेनली ड्यू टू नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन लाइक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एंड वैन डर वाल इंटरेक्शन ऑल्सो। ठीक है, तो अब देखें तो ये वाला पार्ट तो वाटर की ओर है, प्रोटेक्टेड है, ये वाला पार्ट वाटर की ओर है, प्रोटेक्टेड है, क्योंकि ये ब्लू वाला पार्ट भी पोलर है, ये ब्लू वाला पार्ट पोलर है, लेकिन ये रेड वाला पार्ट तो हाइड्रोफोबिक है। देन वाटर विल डिस्टर्ब फ्रॉम दिस साइड, हाँ या ना, डिस्टर्ब करेगा। तो यही मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर इनसर्कल होकर एक स्ट्रक्चर बनाएगा। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लाइपोसोम। आया समझ में? लिपिड बाइलेयर अगेन फोल्ड अप टू फॉर्म अ सर्कुलर स्ट्रक्चर हैविंग एक्वस कंपार्टमेंट, दैट इज कॉल्ड लाइपोसोम, इन विच यहाँ पे भी वाटर है। देखिए तो यहाँ एक्वस कंपार्टमेंट है, बीच में भी वाटर है, दिख रहा है सबको? देखिए ध्यान से, यहाँ बीच में भी वाटर है, बाहर भी वाटर है, जस्ट लाइक सेल। सेल में भी बीच में एक्वस कंपार्टमेंट है ना? मेम्ब्रेन के अंदर पानी भरा है, बाहर भी पानी है ना? और यहाँ पोलर हेड है, अंदर भी पोलर हेड है, और बीच में हाइड्रोफोबिक टेल्स क्या हैं, प्रोटेक्टेड हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लाइपोसोम। इट कैन बी आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड, हम लोग बना सकते हैं, और ऐसा ये स्पेकुलेशन है, इसी तरह सेल मेम्ब्रेन बना होगा, इसी तरह ये फोल्डिंग के तहत, फोल्डिंग होने के कारण ये लाइपोसोम और सेल का फॉर्मेशन हुआ होगा, और इसी में फिर
जो भी बायोमॉलिक्यूल या फिर जो भी इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहता है कि बैक्टीरिया आगे होंगे, दे इवॉल्व इनटू सेल ऑर्गेनल एटसेट्रा। तो ये एक बेसिक आइडिया है कि लाइपोसोम से ही आगे, लाइपोसोम तरह का स्ट्रक्चर ही आगे चल के सेल का फॉर्मेशन कर रहा होगा और लाइपोसोम मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन किया होगा और धीरे धीरे वो सेल में डेवलप हो गया होगा। ठीक है, अभी हम लोग लाइपोसोम का एक यूज भी है, विद द हेल्प ऑफ लाइपोसोम वी कैन ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट ड्रग एंड जीन ट्रांसफ़र में, ड्रग ट्रांसफ़र में, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस में लाइपोसोम्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात किया कि फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं। ये एम्फीपैथिक होते हैं, हैविंग बोथ पोलर एंड नॉन पोलर पार्ट। ये पोलर पार्ट है और ये दोनों नॉन पोलर पार्ट है। नॉन पोलर मतलब हाइड्रोफोबिक। Hydrophobic part tend to move away from water and polar part try to move towards polar solvent और water। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो ये सब बातें हो चुकी है। फॉस्फोलिपिड बता चुके हैं कि लेस्थिन सेफलिन है और ये देख सकते हैं ड्यू टू हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन माइसिली, ये सामने लाइपोसोम दिख रहा है, बीच में एक्वस कंपार्टमेंट है, बाहर भी एक्वस कंपार्टमेंट है, लिपिड बायलेयर है और यही फिर फर्दर सेल का फॉर्मेशन कर रहा होगा। बोल चुके हैं नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन मतलब इन द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन द मेन फोर्सेस आर नॉन कोवेलेंट इन नेचर इन्वॉल्विंग हाइड्रोफोबिक एंड वैन डर वाल इंटरैक्शन। ठीक है, ये मूवमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड प्रोटीन शो नेवर शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। लेट्स कम टू अनदर कंपोनेंट दैट इज स्टेरॉल। स्टेरॉल का प्रेजेंस भी यूनिवर्सल है, मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। डिफरेंट टाइप के स्टेरॉल्स होते हैं। यहाँ पे जो यूकैरियोटिक सेल में स्टेरॉल है ये फेनेंथ्रीन रिंग डिराइव्ड है, जो 4 फ्यूज रिंग होते हैं। फिर हम लोग ये बायोमॉलिक्यूल में पढ़ेंगे, 4 फ्यूज रिंग है, दैट इज कॉल्ड फेनेंथ्रीन रिंग विच इज द फीचर ऑफ ईच एंड एवरी स्टेरॉल और स्टेरॉइड। इवन हर स्टेरॉल स्टेरॉइड का एक रिंग स्ट्रक्चर है, एक पेरेंट रिंग है जिसका नाम है फेनेंथ्रीन रिंग। ठीक है, स्टेरॉल का प्रेजेंस अलग अलग सेल में अलग अलग टाइप है। जैसे एनिमल सेल में मोस्ट कॉमन टाइप इज कोलेस्टेरॉल, इन प्लांट सेल स्टिग्मास्टेरॉल इज कॉमन, इन फंगल सेल एर्गोस्टेरॉल्स आर फाउंड। तो अलग अलग सेल टाइप में अलग अलग तरह के स्टेरॉल्स होते हैं। स्टेरॉल बेसिकली प्लानर स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्टेबिलिटी में। कैसे है तो समझना है। अगर हाई टेम्परेचर हो जाए, जैसे हम लोग फ्राइंग पैन में बटर को डाल दें, हाई टेम्परेचर कर दें, हाई टेम्परेचर, देन बटर विल लिक्विफाई होगा ना, और वह पिघलेगा, चारों ओर भागना चाहेगा। मेम्ब्रेन भी तो ऐसा ही है, लिपिड का बना हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर उसके बीच में एक, मान लो कि बटर में थोड़े से अगर हम लोग डाल दें, काजू के टुकड़े डाल दें, देन कैश्यू और नट विल कैप्चर सम अमाउंट ऑफ बटर और घी, है ना। तो लिक्विड जो फ्लूइडिटी होगी वो घटा देगा। तो यही सेम फंक्शन करता है कोलेस्टेरॉल एट हाई टेम्परेचर व्हेन मेम्ब्रेन विल बी लिक्विफाइड। At that situation, sterol, due to bulky planar structure, protect membrane, decreases membrane fluidity and gives stability to the membrane। आया समझ में। हाई टेम्परेचर पे ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को घटाता है और टूटने से बचा लेता है। ठीक है, उसी तरह लो टेम्परेचर कर दें तो लो टेम्परेचर होने पे मेम्ब्रेन विल बी फ्रीज्ड। ठीक है, समझ रहे हैं ना। लो टेम्परेचर पे मेम्ब्रेन फ्रीज हो सकता है। एट लो टेम्परेचर ड्यू टू लार्ज बल्की प्लानर स्ट्रक्चर, स्टेरॉल इंक्रीजेस फ्लूइडिटी, उस समय जमने नहीं देता है। ड्यू टू लार्ज बल्की स्ट्रक्चर, जो कॉम्पैक्टनेस होना चाहिए वो नहीं होने देता है, जमने नहीं देता है मेम्ब्रेन को। तो अगेन मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को बनाए रखता है, अगेन गिव्स स्टेबिलिटी टू मेम्ब्रेन। तो दो चीजें फाइनली हम लोगों ने किया। क्या? एट हाई टेम्परेचर स्टेरॉल decreases fluidity, thus stabilizes membrane, and at low temperature it increases fluidity and stabilizes membrane। तो दोनों रोल प्ले करता है स्टेरॉल, और ये 4 फ्यूज रिंग का होगा। ठीक है, याद कीजिए बैक्टीरिया में होपानोइड्स पढ़ा था। ठीक है, यूकैरियोट में वैरायटी ऑफ स्टेरॉल्स होते हैं, लेकिन सब में एक फेनेंथ्रीन रिंग कॉमन होगा। तो ये हम लोगों ने स्टेरॉल के बारे में बात कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग ग्लाइकोलिपिड। इसमें बहुत थोड़ा सा काम है। ग्लाइकोलिपिड बोल चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट एसोसिएटेड विथ लिपिड कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड। फ्यूकोज, मैनोज, galactose, variety of sugars are found at the outer surface of cell membrane, usually attached to the lipid forming glycolipid। तो ये कर दिया।
ठीक है। अब लेट्स कम टू द थर्ड कंपोनेंट दैट इज मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट। मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट अभी फिगर में दिखाया भी था कि कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होंगे, तो इन द फॉर्म ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स होंगे, ओनली प्रेजेंट एट द आउटर सरफेस, 1 to 5% होगा, ठीक है, हमेशा आउटर सरफेस में होगा। प्रोटीन लिपिड दोनों से अटैच्ड होंगे, प्रोटीन से लिपिड होगा अटैच्ड होगा, कार्बोहाइड्रेट तो बनाएगा ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड से होगा तो ग्लाइकोलिपिड, बोथ फॉर्म अ लेयर मे बी कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स। समझा आपने, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड मिलकर ही लेयर बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। ठीक, उसके बाद अगर बात करें कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट in cell membrane or overall it gives the function to cell membrane। फंक्शन कार्बोहाइड्रेट का है और ये ओवरऑल सेल मेम्ब्रेन का भी फंक्शन है। क्या क्या? तो एक सेल दूसरे सेल को पहचानता है, सेल सेल रिकॉग्निशन, सिग्नलिंग केमिकल मैसेंजर के थ्रू, सिग्नलिंग सेल सिग्नलिंग में हेल्प करता है, अटैचमेंट में मदद करता है, रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, टिश्यू फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एंटीजेनिक AB, जो AB ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में बेस्ड ऑन सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन और एंटीजन, ठीक है। स्पर्म विल रिकॉग्नाइज ओवम, इंटरैक्ट विथ ovum during fertilization event, again it is based on carbohydrate। so there are so many things which are performed by carbohydrates। so carbohydrates are very important component of cell membrane, only present at the outer surface, performing various function, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग सेल कार्बोहाइड्रेट के बाद आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन पे। अगला पार्ट है डेरिवेटिव्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पे कहेंगे क्योंकि ज़ूलॉजी में आप पढ़ेंगे इंटेस्टाइन में माइक्रोवेलाई होता है, माइक्रोवेलाई विच इंक्रीजेज एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए, माइक्रोवेलाई बोलते थे, ठीक है। उसके बाद कैवियली, समटाइम्स सेल मेम्ब्रेन फॉर्म केव लाइक स्ट्रक्चर फॉर इंजेक्शन ऑफ सब्सटेंसेस, दैट इज कॉल्ड कैवियली। ये हो गया माइक्रोवेलाई, फिगर से बता रहे हैं बस, ये हो गया कैवियली, केव लाइक स्ट्रक्चर। थर्ड वन इज मेसोसोम, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन बैक्टीरियल सेल, ठीक है। लैमेलासोम इज मेसोसोम लाइक स्ट्रक्चर, याद कीजिए मेसोसोम ग्राम पॉजिटिव में होता है, और ब्लू ग्रीन अलगी विच इज ग्राम ऑलवेज ग्राम नेगेटिव इन नेचर, मेसोसोम लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड, दैट इज कॉल्ड लैमेलासोम। याद रहेगा, मेसोसोम के कॉम्परेबल स्ट्रक्चर ब्लू ग्रीन अलगी में कौन सा है, तो लैमेलासोम है, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, फंक्शन भी सेम है, ठीक है। लास्ट वन इज लोमासोम। लोमासोम इज द फीचर ऑफ फंजाई। इन सम फंजाई सेल मेम्ब्रेन आउट वेजिनेट्स, बाहर की ओर निकल गया है, ठीक है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज फाउंड इन बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लोमासोम। समझा आपने लोमासोम कहाँ है, तो लोमासोम फंजाई में होगा। इट इज द आउट वेजिनेशन सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, हेल्प्स इन द रिपेयर ग्रोथ ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल को रिपेयर और इसको फिर से इंटेग्रिटी देने के लिए, ग्रोथ करने के लिए में हेल्प करता है। कौन सा? लोमासोम। कहाँ होता है? फंजाई में। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया डेरिवेटिव्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड द फाइनल पार्ट दैट इज फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो मेजर फंक्शन है वो तो हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में देखेंगे, ट्रांसपोर्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है, क्या स्टार्ट करें, ट्रांसपोर्ट करें, बायोमॉलिक्यूल करें, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, या सेल को कंटिन्यू करें, ठीक है। घबराएं नहीं, मैं खुद ही बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को लेके कॉन्शियस हूँ कि कैसे क्या करना है, कोशिश कर रहा हूँ, जितना मैक्सिमम हो सके कर रहा हूँ। आप पेशेंस रखें, सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें, ठीक है, सजेस्ट भी करें, ठीक है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। समझेंगे, सब समझेंगे, घबराइए मत। तो फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन को देखें तो बेसिक फंक्शन तो है, इट गिव्स स्ट्रेंथ, सपोर्ट, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम इन्वेडर, बाहर से आने से रोकता है, ठीक है। उसके बाद ये वैरायटी ऑफ ऑर्गेनल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन में हेल्प करता है। और जो मेजर फंक्शन है, द मेन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज टू परफॉर्म ट्रांसपोर्ट, ठीक है। हाउ मॉलिक्यूल्स विल मूव थ्रू मेम्ब्रेन, अक्रॉस मेम्ब्रेन, टू एंड फ्रो, यही हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन चैप्टर में, जो जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो ट्रांसपोर्ट बहुत मेजर पार्ट है जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, सबसे मेजर फंक्शन है। इसके बाद तो ठीक है, स्ट्रक्चर सपोर्ट दे रहा है, ये सब सारी बातें हैं,
ठीक है। और जहाँ जहाँ कंपोनेंट के फंक्शन है वो सेल मेम्ब्रेन के भी फंक्शन है, जैसे सेल मेम्ब्रेन सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, सेल अटैचमेंट में मदद करता है, फिर ब्लड ग्रुपिंग में मदद करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन सेल मेम्ब्रेन का भी फंक्शन है। एंजाइमेटिक एक्शन कर रहा है तो वो सेल मेम्ब्रेन का भी फंक्शन है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और बात कर लें हम लोग। जो प्रोटीन्स हम लोगों ने बात किया था कि इंट्रिंसिक प्रोटीन चैनल्स भी हो सकते हैं, टनल्स। जो पैसिव मूवमेंट में हेल्प करते हैं उनको चैनल्स टनल्स बोलते हैं, और जो एक्टिव मूवमेंट में हेल्प करते हैं उनको हम लोग ट्रांसपोर्टर और पंप्स बोलते हैं। आया समझ में? तो इंटीग्रल प्रोटीन जो थे वो अगर पैसिव मूवमेंट में हेल्प करेंगे तो उनको चैनल्स बोलेंगे, टनल्स बोलेंगे, और जब एक्टिव मूवमेंट में हेल्प करेंगे तो उनको पंप्स और ट्रांसपोर्टर्स बोलेंगे। तो ठीक है, ये सारी बातें हैं जो बहुत कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर आप ट्रांसपोर्ट नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा वेट करना होगा। ट्रांसपोर्ट में कोशिश अगर करते तो यहाँ भी पढ़ सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, ट्रांसपोर्ट फुल फ्लेज्ड हम लोग पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर के तहत वहाँ पे सारे ट्रांसपोर्ट टाइप्स भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग आज सेल मेम्ब्रेन कंक्लूड करते हैं। होपफुली आप समझ पाए होंगे। अगले लेक्चर में मैं प्लान कर लेता हूँ सेल मेम्ब्रेन से साइटोलॉजी में आगे बढ़ेंगे या और कुछ नया चैप्टर। तो इसी तरह आप लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, सजेस्ट करते रहें लोगों को, और मुझे भी सजेस्ट करें बेटरमेंट के लिए। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।